न्यूज 360 डिग्री से संवाददाता मेराज अहमद सिद्दीकी अपने तमाम व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूं। और आज सिवान जिले के पूर्वी छोर पर स्थित प्रखंड बसंतपुर मुख्यालय का मैं दौरा कर रहा हूं। आज विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने की मेरी कोशिश हो रही है। बात करें सखीरी महिला विकास संस्थान की, तो इसके संचालिका हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उर्मिला जी के द्वारा सखीरी महिला विकास संस्थान के द्वारा वर्तमान समय में किस तरह का कार्य किया जा रहा है। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। वर्तमान की बात आपने छेड़ा है, इसलिए मैं वर्तमान में ही काम की बात आपसे करूंगी। अभी वर्तमान में सखीरी महिला विकास संस्थान के द्वारा मुख्य रूप से 2 विषय को लेकर के काम किया जा रहा है। पहला विषय यह है घरेलू हिंसा से कैसे महिलाओं को हम संरक्षण दे सके, जो कानून बना हुआ है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, और दूसरा है बाल विवाह, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जेंडर है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जबरदस्ती की शादी को भी हमने इसके साथ जोड़ा है कि जबरदस्ती की शादी जो होती है उसको भी हम लोग लेकर के लोगों के बीच जागरूकता का काम करते हैं। और एक दूसरा विंग हमारा है जो पंचायती राज को लेकर के है। उस पंचायती राज में एक तो जनप्रतिनिधि जो है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, हम दोनों के साथ काम करते हैं। लेकिन उससे अलग हट करके हम ग्राम सभा के सदस्यों के साथ काम करते हैं। ग्राम सभा के सदस्य इसलिए क्योंकि ग्राम सभा ही हमारा तीसरा स्तंभ है, और ग्राम सभा में अगर जो लोग हैं वे ही आज हमारे निर्णायक हैं, और उनके अगर हम सही रूप से उनको जागरूक करते हैं, वे अगर अपने अधिकार को जान जाते हैं, तो हमारा पंचायती राज सफल हो पाएगा। इसीलिए हम ग्राम सभा को भी लेकर काम करते हैं। तो इस तरीके से पंचायती राज और घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह, जेंडर, इन सारी चीजों को लेकर के हम अभी तत्काल में काम कर रहे हैं। हमारा कार्य क्षेत्र बसंतपुर ब्लॉक है। इसके पहले हमने भगवानपुर ब्लॉक में भी काम किया है, हमने गुड़ियाकोठी ब्लॉक में भी काम किया है, नबीगंज ब्लॉक में भी काम किया है। हम पंचायती राज को लेकर के इन चारों ब्लॉकों में मैंने काम किया है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा ये बसंतपुर ब्लॉक है, और बसंतपुर ब्लॉक के 9 पंचायत में मैं ये काम कर रही हूँ। महिला के उत्थान के लिए जो सोच आपके अंदर जागी है, ये कैसे जागी, इसके बारे में बताइए। अगर सही बात बताऊं तो महिलाओं के विकास की अगर बात करें तो खुद अपने से मेरे अंदर जागी। क्योंकि हमारी जब पढ़ाई हो रही थी तो पढ़ने के क्रम में भी गांव के लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग पढ़े। हमारे पिताजी कलकत्ता में सर्विस करते थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि हम लोग पढ़ें, लेकिन लोग नहीं पढ़ने देना चाहता था। लोग ये चाहता था कि नहीं, लड़की है, लड़की स्कूल जाएगी। उस समय बहुत पहले की बात थी। तो जो लोगों का प्रेशर हो रहा था पिताजी के ऊपर और उन्हें जो जूझना पड़ रहा था, ये देख करके मेरे अंदर में एक अलग ढंग की सोच पैदा हो रही थी। और मैं उस वक्त से ये मैंने अपने मन में ठाना था कि अगर मुझे वक्त मिला तो मैं महिलाओं के आगे लेकर काम करूंगी। और लोगों के प्रेशर में आकर मेरी शादी बहुत पहले कर दी गई। मतलब 78 में मैंने मैट्रिक किया और 79 में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद भी मुझे जो घर मिला वहां पर बहुत एजुकेशन का इम्पोर्टेंट नहीं था, और ऐसा लगा एक पल के लिए कि हमारे लाइफ का जो एक पार्ट है वो शायद छुप गया, अंधेरा हो गया। लेकिन पिताजी का हौसला काफी बुलंद था, और शादी के वक्त भी मेरे पिताजी ने ये बात कह के शादी की थी कि बेटी जितना पढ़ेगी उतना हम पढ़ाएंगे, और उन लोगों ने भी ये तय किया था कि हम नहीं रोकेंगे। तो एक ससुराल का सपोर्ट ये मिला कि कहीं भी वे हमारे बाधक नहीं बने किसी भी क्षेत्र में, और हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रहा। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक, इंटर, एमए जो कुछ भी मैंने किया, और उस वक्त से ही इस कामों को करने में मुझे बहुत ही कठिनाई हुई। चाहे समाज की कठिनाई कहें, परिवार की कठिनाई कहें, तो मुझे लगा कि ये काम सारे लड़के कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक लड़की कर रही है तो क्यों इतनी परेशानी हो रही है, क्यों रोका जा रहा है। अब हम जोर से बोले तो भी मेरे लिए पाबंदी है, अगर हम थोड़ा हाथ भांज के चले तो भी पाबंदी है, थोड़ा तेज चले तो भी पाबंदी है। तो ये सब चीजें बड़ा ही मुझे अजीब सा लग रहा था। और फिर मैंने वहीं से ये मन में ठाना कि हमें अगर अवसर मिलेगा काम करने का तो हम महिलाओं के ही विकास के लिए काम करेंगे, महिलाओं का उत्थान हो और महिलाओं का सामाजिक विकास हो। इसीलिए मैंने ये संस्था भी बनाया, क्योंकि समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाओं का विकास मतलब एक पूरे परिवार का विकास होता है। तो हमने ये बनाया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मैंने 3 इस स्तंभ को पकड़ा कि इस तीनों स्तर पर जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा
तब तक महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इसीलिए मैंने तीनों स्तंभ को सामने ला करके और मैंने ये संस्था की संरचना की और संस्था को बनाने के बाद अब ये हुआ कि हमने एक्टिविटी तय किया। मैं 17 वर्षों तक किसी तरह का फंड मैंने नहीं लिया, कोई सरकार से भी नहीं, किसी तरह का कोई एजेंसी से भी नहीं। मैं सिर्फ गांव के लोगों के लिए काम करती थी, गांव में जाती थी, जो लोगों के खाने पीने में खर्च होता था वो गांव के लोग मदद करते थे, बैठने के लिए गांव के लोग मदद करते थे और फिर गांव के लिए गांव के द्वारा और गांव के माध्यम से मैंने काम शुरू किया 17 वर्षों तक। और मैंने तीनों विंग को लिया। तो जहां तक महिलाओं का आर्थिक विकास हो, इसके लिए हमने उस वक्त में ढवाकड़ा ट्रायसन चलता था, फिर मैंने उसको लिया। फिर एक सिडबी और नाबार्ड के माध्यम से हमने इंटरप्रेन्योर का भी ट्रेनिंग खुद लिया, 40 दिन का इंटरप्रेन्योर जो उद्यमिता का ट्रेनिंग होता है, और उसमें हमें बेस्ट मोटिवेटर ट्रेनर अवार्ड भी मिला। और उसके बाद मैं यहाँ आकर के करीब 380 लोगों के साथ मैंने उद्यमिता का ट्रेनिंग दिया। और आज भी बसंतपुर में आप जाएंगे, आपको जितना दुकानें मिलेगी, चाहे वह सेवई की दुकान हो, चाहे फोटोग्राफी की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे फर्नीचर की दुकान हो, आपको जरूर ये सुनने को मिलेगा कि हम सखीरी के इंटरप्रेन्योर हैं और सखीरी के द्वारा हमने ट्रेनिंग लिया। और इस तरीके से हमने वह उद्यमिता को चुना कि ताकि महिलाओं के आर्थिक रूप से हम उन्हें जोड़ सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने चुना। हमने नाबार्ड के जरिए 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी गठन किया ताकि महिलाओं का विकास हो। और सामाजिक विकास के लिए हमने लीगली जो एडवोकेसी होती है उसको हमने चुना, क्योंकि छोटी छोटी बातों में महिलाएं ये नहीं समझ पाती है कि हमें किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, और फिर वहां से उनकी दिशाएं भ्रमित होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो छोटी छोटी चीजों को, महिलाओं को कानून की भी जानकारी हो, तो मैंने उसका सामाजिक विकास को लेकर के चुना। और उनका राजनीतिक विकास के लिए मैंने पंचायती राज को एक स्तंभ के रूप में माना। जिस समय 73वां संशोधन और 74वां संशोधन नहीं हुआ था, उस समय से मैं लोगों के बीच लग गई थी और मुझे काफी झेलना पड़ा था। जब मैं ये लोगों के बीच कहती थी कि महिलाएं मुखिया होंगी, अनुसूचित जाति की महिला मुखिया होगी, पिछड़ी जाति की महिला मुखिया होगी, तो बड़े मुझे तौहीनी के साथ लोग मुझे निकाल देते थे और बोलते थे कि पागल हो गई है, मर्द से नहीं पड़ता है, ससुराल में नहीं पड़ता है, तरह तरह की यातनाएं सुनने को मिलता था। लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट था और मैं ये काम करती थी। मैं शुक्रगुजार आज भी हूँ। रशीद अहमद खान जब डीएम थे हमारे सिवान के, अमृतलाल मीणा साहब डीएम थे। अमृतलाल मीणा साहब से जाकर के जब मैंने इस बात को रखा था कि इस तरह से लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि पंचायती राज के बारे में जागरूक करूं कि अच्छी महिलाएं जीत करके आएंगी, क्योंकि 50% महिलाओं को तो मालूम नहीं था, 33% संविधान में बात की गई थी। और मीणा साहब और सत्यदेव प्रसाद डीडीसी थे, वे लोगों ने मुझे टाइम दिया और एक दिन पूरा टाइम हमें ब्लॉक में दिया। मैंने पूरा कैंप लगाया, सारे लोगों को मैं बुलाई पूरे ब्लॉक से, और करीब उसमें 300-400 के आसपास में लोग आए। बाकी आसपास के बहुत सारे लोग थे और उन्होंने अपने मुखारबिन से कहा इस संशोधन की बात 72वां की, और ये बताया कि नहीं, ये जो काम कर रही है ये आपके लिए कर रही है। तो ये हमारा एक नींव को मजबूत होने का एक अवसर मिला और तब से लेकर के मैं पंचायती राज को फोकस के रूप में मैं लेकर काम करती हूँ। इसके लिए मैं बिहार स्तर पर मैं एक संयोजिका के रूप में भी काम कर चुकी हूँ और कई बिहार में मैं ट्रेनिंग देने का भी मैं काम कर चुकी हूँ। दहंगर प्रोजेक्ट एक हमारा चलता था जिसमें आकाश अकादमी एक महिलाओं के लिए था, जिसमें जनप्रतिनिधि महिलाएं हुआ करती थी, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे और उसके जरिए हम अपने इस बिहार से 53 महिलाओं को, मैं जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो हम उन लोगों को लेकर के गए थे राष्ट्रपति जी से मिलाने राष्ट्रपति भवन, और हमारे इस सिवान जिला के इस बसंतपुर और भगवानपुर ब्लॉक से 17 महिलाएं वार्ड मेंबर जो थी वो गई थी और वो खूब मिल करके उनसे आई, काफी खुशियां लेकर के आई। तो इस तरीके से ये हमारा वर्तमान में काम चल रहा है। और आज की तारीख में हमने किशोर को, किशोरी को, युवा को और महिलाओं को अलग अलग तरीके से हम उन्हें प्रशिक्षण देने का काम में शुरू किया है कि आज की किशोरी कल की महिला है, इसीलिए उनको हमें ज्यादातर इस कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए, किशोर को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हमें परिवार के भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा, पति का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए हमने युवा और किशोर को चुना है और उनके बीच में काम करती हूँ। और वे, आज मुझे खुशी है कि हमारे वे किशोर और युवा अपने बहनों को लेकर के, अपने माँ को लेकर के हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उन्हें भी जोड़ने को कहते हैं और उनको लेकर के आए।
कई ऐसा घर आपको मैं बताऊंगी जहाँ की माँ नहीं थी, देवर भाभी थे और इतने घर में झगड़े होते थे, गांव के लोग भी ताली बजाते थे कि देखो उसके घर में माँ नहीं है इसलिए उसको इस तरह से करती है। वह लड़का मेरे साथ जुड़ा जब उसको हमने जेंडर की ट्रेनिंग दिया, जब जेंडर की ट्रेनिंग लेकर के गया, आज वो भी खुश है, भाभी भी खुश है। भाभी कहती है देखिए ना थोड़ा सा लेट हो जाता है तो ये चूल्हा पर जला देते हैं, ये चाय बनाकर मुझे दे देते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है तो कपड़ा धो देते हैं। वो लड़का भी कहता है कि यानी भाभी आज मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छा से हर चीज मेरा ख्याल करती है। तो मेरा मानना है कि जो समाज में अगर हम सब बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेंगे और एक एक व्यक्ति जब तक इस सोच में बदलाव नहीं लाएगा, पुरुष लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगी, तब तक हम किसी भी अंजाम को नहीं ले पाएंगे और अंजाम को नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हमें पुरुषों के साथ भी काम करने का, युवाओं के साथ काम करने का, किशोर किशोरियों के साथ काम करने का। इसीलिए वर्तमान परिवेश में मैंने इस सारे वर्ग को लिया है और इनके बीच पंचायती राज हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे कोई संपत्ति के अधिकार हो, चाहे लाइवलीहुड को लेकर के हो कि ताकि उनका जीविकोपार्जन कैसे करें। अभी कोविड-19 में भी हमने बहुत तरह से काम किया है, महिलाओं को घर तक राशन पहुंचाने से लेकर के अभी 15 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जिनको बाहर से उनको कुछ पैसे आएंगे और वे भी करेंगे। अभी हमारी कल एक मीटिंग होने वाली है, नेशनल स्तर की मीटिंग है, जिसमें ये बातें चलेगी कि हम लाइवलीहुड में कौन सी हमारी महिलाएं हैं जिसको हम कुछ पैसे का सपोर्ट अगर करें तो क्या उनका परिवार का खर्चा वो चला सकती है, क्या वह खुद खड़ा हो सकती है। तो इस तरीके की कई सोच के साथ हम लोग लगे हुए हैं काम करने। मैडम, आज भी देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सारी महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रहा है। इतना सारा जागरूकता अभियान चलाने का बावजूद मतलब इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि समाज का नैतिक पतन हो चुका है और इस तरह की नैतिक पतन होने की वजह से इंसान इंसानियत को खत्म कर दिया है। आज हर मनुष्य के अंदर से मानवताएं समाप्त हो गई हैं। नहीं, अगर मानवता अगर रहती तो शायद महिला को जलाने का इंसान का काम नहीं है। कोई इंसान महिला को नहीं जला सकता है, लेकिन उसकी इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तभी वह जला रहा है। और आज महिलाएं कल तक दबी जुबान में जिंदा रहती थी, कोई अपनी आवाज नहीं उठाती थी, कोई हक की बात नहीं करती थी। महिलाएं तो पहले भी जलती थी, आज नहीं जल रही है, लेकिन कल इस बात को कोई नहीं जानता था क्योंकि वह छुपा हुआ होता था, दबा हुआ होता था। आज महिलाएं बोल रही हैं, आज निकल रही हैं, कोर्ट तक पहुंच रही है, कचहरी में जा रही है। तो निश्चित है कि आज यह बातें आज समाज में उखड़ रही है, समाज में आ रही है। लेकिन ये सब चीजें बहुत ही कठिन कहा जाएगा कि इसको समाप्त होना हो जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक एक औरत भी एक इंसान है उसको हमारा समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, जब तक परिवार इसको नहीं स्वीकार करेगा कि हम और ये महिला दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, हम दोनों की भूमिका समान होनी चाहिए, तब तक शायद इसकी बात हम नहीं कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समाज के अंदर में नैतिकता को लाना पड़ेगा। जो आज इंसानियत मर चुकी है उस इंसान को भी सामने लाना पड़ेगा, उस मानवता को लाना पड़ेगा, उस प्यार को लाना पड़ेगा जो आज हमारे समाज से टूटता हुआ नजर आ रहा है। सिवान जिले के बसंतपुर मुख्यालय स्थित प्रधान कार्यालय सखीरी महिला विकास संस्थान आज हम पहुंचे थे और हमसे बातचीत कर रही थी सखीरी महिला विकास संस्थान की सचिव उर्मिला जी, जो सामाजिक बुराइयों के विषय में, महिलाओं के समस्याओं के संदर्भ में, साथ ही साथ वर्तमान समय में जो समाज के समक्ष सबसे ज्वलंत जो समस्या है उस पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रही थी। बताते चले कि सखीरी महिला विकास संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में नई जागृति पैदा करना, महिलाओं को सशक्त करना और महिलाओं को हक और अधिकार दिलाना मुख्य उद्देश्य है। प्रशासनिक स्तर पर इस संस्थान को कई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन सिवान के द्वारा सखीरी महिला विकास संस्थान के सचिव उर्मिला जी को कई बार कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है। साथ ही साथ मीडिया संस्थानों के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम के माध्यम से भी उर्मिला जी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब हम उर्मिला जी से जानते हैं कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को समझाते हुए, उन्हें कन्विंस करते हुए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो समाज में आज भी संकीर्ण मानसिकता है, उस संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में महिलाओं को समझाते हुए किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस विषय में जानते हैं। बताएं, अभी जो हमारा समाज है इसमें आज भी लोग ये कहते हैं कि घर से बाहर महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए। समय बदला हुआ है,
माहौल बदला हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आप करती हैं? देखिए, लोग की अगर बात कहें तो आज की तारीख में हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर की महिला निकले। दोयम चेहरे होने के वजह से और दोयम सोच होने के वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। नहीं तो हर घर में आज ये बातें आ गई हैं कि नहीं, हमारे घर की महिला निकले। अगर सरकारी कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कोई वैकेंसी आ जाए, तो आप देखिए जरा सा महिलाएं कितनी संख्या में बाहर आ रही हैं। हर पुरुष चाहे जैसे भी हो महिलाओं को लेकर के बाहर जाता है, खड़ा होता है, दिन दिन भर इंतजार करता है। सरकारी कामों को वो समझता है कि काम है, क्योंकि उससे पैसे आने वाला है। अदरवाइज बाकी किसी तरह से महिला की बात हो तो महिला को यही समझता है कि एक पैसा कमाने का एक साधन बना दिया जाए, बाकी खर्च करना मेरा अधिकार है, सोचना मेरा अधिकार है। किसी भी तरह की शौक अगर हो तो वह हमारा होना चाहिए, वो महिला का नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि आज समाज में ज्यादा टूटन हो रहा है, आज घर टूट रहा है। आप जाकर देखेंगे, चूंकि आप सुदूर गांव की बात कर रहे हैं, सुदूर गांव में जब काम करती हूँ तो आज के दिनों में तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन एक वक्त था जहां मुझे घर फोड़वा कहा जाता था कि ये घर फोड़ने वाली आ गई है, देखो इसे जल्दी मत मिलाओ। और मैं अपने आप में इस तरह से काम की कि लड़की की जब शादी शुरू हुई आज से करीब 20 वर्ष पहले, और जब उनको दिखाने की बात होती थी तो एक समस्या आती थी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर नहीं होता था। तो लोग कहते थे अरे एक बड़ी बोल्ड लेडीज है, चलो उनके पास चलते हैं। फिर वे मेरे पास आते थे, मैं उसके माध्यम से 2 घर में प्रवेश करती थी, एक लड़की के घर, एक लड़का के घर, और मैं वो पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में दोनों पर अपना विजय प्राप्त करती थी। और फिर उसके बाद तिलक में मैं अकेले जाके बैठती थी, जो पर्दे लगाए जाते थे फिर मैं उस पर लोगों से बात करती थी, और इस तरीके से आकर के मैंने प्रवेश किया। और आज लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं हमारी निकले, लेकिन कोई देखे नहीं, वो कहीं जाए नहीं, कुछ बात नहीं करे। और वह जब महिला बाहर जाती है तो आएगी तो स्वाभाविक है कि वो बाहर से जब आ रही है, कुछ सुन के आ रही है, तो घर में अपने अधिकार की बात करेगी। लेकिन घर में जब उसने अपने अधिकार की बात करना शुरू कर दिया तो बहुत बुरी हो गई, क्योंकि वो बोले नहीं, अधिकार की बात वो मांग नहीं करे, वो जैसा है वैसा रहे। तो इस तरह से जो पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष प्रधान समाज हमेशा यही चाहा है कि हम नेतृत्व करें, और अपने नेतृत्व ही किया है, नेतृत्व करें नहीं किया है। और आज महिलाएं चाह रही हैं कि नहीं, हमारा भी अस्तित्व है, हमें भी कोई पहचाने, हमें भी जाने, हम भी अगर पढ़ लिख करके आए हैं तो समाज में कुछ करें, हमारा भी अपना अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो टकराहट होना है, और ये टकराहट ही एक नई जनरेशन का क्या कहेंगे वह आगाज है, और इसी से एक नए जनरेशन की आगाज की शुरुआत होती है। और आने वाले समय में आपको काफी मात्रा में महिलाएं निकलेंगी, काफी मात्रा में महिलाएं काम करेंगी। आज 100 महिला में से 100 नहीं है, लेकिन एक आध महिला तो जरूर अपना काम कर रही है। 100 नहीं है, कम से कम मीटिंग में जाकर वो बैठ तो रही है। आज धीरे धीरे वे आज बैठ रही हैं, कल बोलने लगेगी, परसों काम करने लगेगी। तो धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की जो एक सपना मेरा था, वह सारे सपने हमारे पूरे हो जाएंगे। सखेरी महिला विकास संस्थान की सचिव उर्मिला जी से बातचीत हो रही थी। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, जल जीवन हरियाली, तमाम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बात करें मानव श्रृंखला की, तो जब बिहार सरकार ने मानव श्रृंखला का निर्माण पूरे बिहार प्रदेश में कराया था, उस समय सखेरी महिला विकास संस्थान की जो सचिव हैं उर्मिला जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, बड़ा ऐतिहासिक था। बहुत ही कहा जा सकता है कि व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी, और उस तैयारी के पश्चात धरातल पर मानव श्रृंखला बना करके एक स्वस्थ संदेश समाज को दिया गया था कि हम बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ जो समाज में उत्पन्न होने वाली सामाजिक बुराइयां हैं उसको कैसे चुनौती के रूप में हम स्वीकार करेंगे और इसका समाधान कैसे निकालेंगे। चलते चलते कोविड-19 का समय चल रहा है, कोरोना वायरस से पूरा समाज जो है प्रभावित है। आप बतलाएं, वैश्विक महामारी विश्व स्तर पर इसे घोषित किया जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं को कि ये जो कोरोना वायरस है, ये इससे लड़ने के लिए सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की जरूरत है। और महिलाएं घर में सबके लिए सोचती है, सबको अच्छा खाना खिलाती है, सबकी अच्छी तैयारी करती है, लेकिन वे खुद नहीं खाती है। तो मेरा यह संदेश होगा महिलाओं के लिए कि सबसे पहले वे अपनी सुरक्षा की बात सोचे। वह सुरक्षित है तो पूरा परिवार सुरक्षित है,
और इसके लिए हम लोग आज भी गाँव में मास्क के माध्यम से, सैनिटाइजर के माध्यम लेकर के, और उन लोगों को दूरी बना करके सोशल डिस्टेंस क्या है उनको हम बताते हैं, किस तरीके से हमें बात करनी है, कैसे हमें काम करना है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं उनके बीच भी इस कोविड-19 को, इसके क्या क्या दोष है, किस किस तरीके से इसके क्या लक्षण है, तो इसको हम लोगों ने पूरे अपने पंचायतों में कोविड-19 को प्रचार प्रसार के भी माध्यम से बताया है। और पूरा पोस्टर बैनर भी मेरे हर पंचायत में लगे हुए हैं। और आज भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे कार्यकर्ता हर पंचायत में, हर गांव में जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस बना करके 10 महिलाओं के साथ, 10 पुरुषों के साथ खुद खड़े होते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, फिर उनको मास्क पहनाते हैं और फिर वे बताते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो सबसे बड़ा ये संदेश है कि महिलाएं खुद को पहचाने और महिलाएं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर होगा तो कोरोना हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हमारे अंदर में शक्ति है, तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलते चलते एक अंतिम सवाल मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो संस्थाएं हैं सिवान में कुल कितना संचालित है? अगर कोई महिला चाहती है कि इस तरह का संस्था को वो मतलब उत्थान करे तो उसके लिए शुरुआती कदम उसका क्या होगा? देखिए, इस संस्थाएं तो बहुत है काम करने वाली, तो आप लोग जिला में है, आप ऐसे पता कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से काम अगर करना है तो हमें तो सबसे पहले ही अपने दिमाग से ये बात हटाना पड़ेगा कि संस्था से हम पैसा अर्जित कर सकते हैं, संस्था से पैसा कमाया जा सकता है, इस चीज को हमें भूल जाना पड़ेगा। हमें कंप्लीट समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा, हमें अपने आप को त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। क्योंकि जब हम विनोबा की बात करें, गांधी की बात करें, तो वे लोग धीरे धीरे उन लोगों ने अपने पहने हुए वस्त्रों में से भी कम कर दिया था। और आज हम कुछ भी बनाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इससे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा। तो हमें ये सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। और वे चाहें तो हमारी संस्था से भी जुड़ सकती हैं, हमारे संस्था के ब्रांचेज भी खुल सकते हैं, उसके माध्यम से काम कर सकती हैं, इसके मेंबर बन सकती हैं, इसके माध्यम से काम कर सकती हैं। वह अपना इंडिपेंडेंट भी चाहे तो इंडिपेंडेंट भी अपना ट्रस्ट या सोसाइटी जैसा भी वो बना करके वो काम कर सकते हैं। लेकिन एक सोशल वर्कर को सबसे पहला काम यह है कि उसे समर्पण होना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, अपने अंदर में त्याग करना पड़ेगा, अपने अंदर से नफरत को हटा करके एक प्यार का संदेश देना पड़ेगा, लोगों को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक समाज को। न्यूज़ 360 डिग्री में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।